जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का यह वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट एंड सीए फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट के लिए है। आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पार्टनरशिप से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वह देखेंगे और इजी वे में पार्टनरशिप कैसे समझा जा सकता है समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे इसी तरह की वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ जो 12th क्लास 11th क्लास सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो परेशानियाँ मैंने फेस की हैं वह आप सब करो, इसलिए मैंने यह वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और यदि कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो में कोई गलती समझ आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक छोटा बिजनेस ही कर सकता है। अगर उसे बिजनेस बढ़ाना है तो उसे एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये भी हो सकता है कि उसे फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े या फिर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत पड़े, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बड़ा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए अपने बिजनेस में एक से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है और वह व्यक्ति अब उसके साथ फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो वह उस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर मांगेंगे। तो अब क्या होता है कि एक बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। अब इस बिजनेस को क्या बोलेंगे? जैसे कि एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है और वह अकेला ही उसका ओनर होता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो इस बिजनेस को जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं लाभ को बांटने के लिए, उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। और जब एक पार्टनरशिप फर्म रिटर्न एग्रीमेंट में बंध जाता है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी एक पार्टनरशिप फर्म शुरू की जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो एप्लीकेबल होती हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म पर। तो फ्रेंड्स, बुक में जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है वह देख लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार, यानी कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वह पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में बताई गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का, who have agreed to share, जो एग्री हुए हैं बांटने के लिए, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को, कैरी ऑन बाय ऑल, चलाया जा रहा है सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम, और उनमें से किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए। फ्रेंड्स, डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना कंपलसरी है। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर होना भी कंपलसरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स हों। कोई एक पार्टनर भी वर्क कर सकता है सबके लिए और एक से ज़्यादा पार्टनर भी वर्क कर सकते हैं सबके लिए, लेकिन उनके बीच बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट उनके बीच में बंटना चाहिए, तभी वह पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, हम यह भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं जो हमें किसी बिजनेस में दिखाई देंगे तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। पहला फीचर्स है पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट का होना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 5 के अनुसार पार्टनरशिप का रिलेशन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को उत्पन्न करता है, न कि स्टेटस। जैसे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है, HUF के जो मेंबर होते हैं उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अभी हमने पहले ही समझ लिया है कि एक पार्टनरशिप के लिए फॉर्मल और रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा फीचर्स जो पार्टनरशिप में होना चाहिए वह हम पहले ही समझ चुके हैं, पार्टनर्स के बीच बिजनेस का होना। अकेला कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लेने से पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। पार्टनर्स के बीच बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, यानी कि वह पार्टनरशिप बिजनेस पर्पस के लिए चलाई जा रही हो। एक
पार्टनरशिप तभी अस्तित्व में आ सकती है जब उनके बीच में बिजनेस रिलेशन हो, बिजनेस चलाया जा रहा है। उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अनुसार बिजनेस में इंक्लूड है हर एक ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन और कोई भी प्रोफेशन। तीसरा फीचर्स है वह भी हम पहले ही समझ चुके हैं, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं कहलाएगा यदि वह बिजनेस में प्रॉफिट का भागीदार नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब सेक्शन 4 में लॉस के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है। लॉस बांटे या ना बांटे, प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है एक पार्टनरशिप बिजनेस में। फोर्थ फीचर भी हम पहले ही समझ चुके हैं, म्यूचुअल एजेंसी। हमने देखा है कि पार्टनरशिप बिजनेस का एक फीचर यह भी है कि सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी सबके लिए वर्क कर सकता है और सभी पार्टनर भी एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। जब कोई पर्सन खुद के अलावा दूसरे के लिए वर्क करता है तो वहाँ एक रिलेशन बन जाता है एजेंसी का, मतलब पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वह एक दूसरे के एजेंट होते हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा फीचर्स जो पार्टनरशिप का है वह है माइनर एज अ पार्टनर। एक पार्टनरशिप में एक माइनर पार्टनर हो सकता है ओनली प्रॉफिट के लिए, कोई भी लॉस या लायबिलिटी के लिए माइनर पार्टनर लायबल नहीं होगा। ओनली प्रॉफिट में भागीदार बन सकता है एक माइनर पार्टनर। तो फ्रेंड्स, माइनर पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में। फ्रेंड्स, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख ली है, पार्टनरशिप के फीचर्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड तैयार करते समय कौन कौन से क्लोज को ध्यान में रखना चाहिए। एक पार्टनरशिप डीड बनाते समय क्या क्या मेंशन करना चाहिए जो कंपलसरी है। तो पहला क्लॉज है जिसमें पार्टनरशिप फर्म का नाम दिखाया जाता है। दूसरा क्लॉज है जिसमें बिजनेस कब स्टार्ट हुआ और कब तक बिजनेस चलाया जाएगा उसकी अवधि बताई जाती है। तीसरा क्लॉज है जिसमें प्रत्येक पार्टनर कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाएगा वह बताया जाता है। चौथा क्लॉज है जिसमें बिजनेस से कितनी अमाउंट निकाल सकता है एक पार्टनर और किस किस टाइम पर निकाल सकता है, उस टाइम पीरियड और कितनी अमाउंट निकाल सकता है इसके बारे में बताया जाएगा। पांचवा क्लॉज है उसमें कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा पार्टनर्स को, लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा यह बताया जाएगा। और छठे पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन किया जाएगा। सातवें क्लॉज में पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस बारे में बताया जाएगा। आठवें क्लॉज में पार्टनर्स के आपस के क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। 9वें क्लॉज में पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर अगर चेंज किया जाता है तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाएगी यह 9वें क्लॉज में डिस्कस किया जाएगा। 10वें क्लॉज में पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर उसके पेमेंट्स और उसके दायित्व की क्या प्रक्रिया रहेगी इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। 11वें क्लॉज में पार्टनर्स को कोई डिसीज होने पर उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा इस सब के बारे में 11वीं क्लॉज में डिस्कस किया जाएगा। 12वें क्लॉज में यदि कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो लॉसेस के पेमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। 13वें क्लॉज में पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो जाने पर सेटलमेंट के तरीके के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और 14वें पॉइंट में पार्टनरशिप के अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाएंगे और उसकी ऑडिट के बारे में क्या प्रोसीजर रहेगा यह डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप डीड अच्छे से बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पार्टनरशिप डीड में ही पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ जानकारी होती है और पार्टनरशिप उसी के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। जैसा कि पहले ही देख चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कुछ लिमिटेशंस और कंडीशंस के साथ एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चलाई जा सकती है। तो वह है कि पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है कोई भी लीगल एक्शन पार्टनरशिप फर्म की तरफ से नहीं लिया जा सकता। 100 रुपए से अधिक की कोई भी वसूली पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकती। इसके अदरवाइज हमने जो भी पॉइंट पढ़े हैं पार्टनरशिप डीड के उनमें से अगर कोई एक भी पॉइंट पर साइलेंट रहा जाता है तो उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वह एप्लीकेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई जाती है तो पार्टनरशिप पर कौन से नियम लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, पहला तो कोई भी पार्टनर को सैलरी का राइट नहीं होगा। दूसरा, कोई भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तीसरा, कोई भी पार्टनर्स पर ड्रॉइंग्स
पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। चौथा, यदि पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में शेयर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर उनकी आपसी सहमति से किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाता है या सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में दिया जाएगा। अगर लॉस होगा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम मेंबर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं बताया गया है, यानी कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर होना चाहिए इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अनुसार एक एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं चलाई जा सकती अगर उसमें 100 मेंबर से ज़्यादा मेंबर होते हैं। मतलब कि यदि एक पार्टनरशिप में 100 मेंबर से ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें कंपनीज रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2014 का रूल 10 है, उसमें बोला गया है कि मैक्सिमम मेंबर 50 होना चाहिए। 50 से ज़्यादा अगर कोई पार्टनरशिप में चलाई जा रही है तो कंपनीज रजिस्टर्ड के अंदर उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी बात हम माने। तो फ्रेंड्स, जनरली रूल 10 जो बोलता है 50 मेंबर वाली बात, वही बात मानी जाएगी, क्योंकि कुछ कंडीशंस के बाद अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो 100 मेंबर तक किसी पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया गया है कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी पार्टनरशिप में। फ्रेंड्स, पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। यदि फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट तक बेची जा सकती है उसको कवर करने के लिए या पार्टनरशिप की लायबिलिटी को चुकाने के लिए। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचने के लिए एक और पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया, जिसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा पार्टनरशिप में लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहती है। इस तरह की पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर लागू होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविजंस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पर लागू नहीं होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर की जानी है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू नहीं की जा सकती। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कंपनीज रजिस्टर्ड के अंदर रजिस्टर्ड की जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं, इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते थे और फर्म के भी एजेंट होते थे, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में जो पार्टनर होते हैं वह ओनली फर्म के एजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्टनरशिप फर्म में जो कुछ भी सीखा है के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में 1 जनवरी 2019 को। उनके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। ए 40,000 रुपए की पूंजी लगाता है और बी 10,000 रुपए की पूंजी लगाता है। 1 जुलाई 2019 को बी 20,000 रुपए एडवांस उठाता है। ए का एक्सीडेंट हो जाता है 1 अप्रैल 2019 को, जिसके कारण वह 30 जून 2019 तक पार्टनरशिप बिजनेस को अटेंड नहीं कर पाता है। 31 दिसंबर 2019 को पार्टनरशिप का प्रॉफिट 50,600 रुपए होता है। अब दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट होता है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। एक क्लेम करता है कि लोन एंड कैपिटल पर 10% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए और प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल रेशियो में बांटा जाए। बी क्लेम करता है कि नेट प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटा जाए और 1,000 रुपये पर मंथ से उसे रेम्यूनरेशन दिया जाए जब ए की इलनेस थी और वह पार्टनरशिप बिजनेस को अटेंड नहीं किया था उस टाइम के लिए। और लोन एंड कैपिटल पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है, तो उसके एब्सेंस में कौन से रूल लगते हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, पार्टनर को कोई भी सैलरी का राइट नहीं होता है, कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता
होता है, ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है, लोन पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट अलाउ होता है और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसमें यही रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली ए ने जो 20,000 रुपीज़ लोन उठाया है उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनके बीच में। और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। इसके अलावा ए और बी ने जो भी क्लेम किया है कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। तो क्वेश्चन में 20,000 पर 6% पर एनम से 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि जो एडवांस है वो 1 जुलाई 2019 को उठाया गया है और 31 दिसंबर को बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 ऐसा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उस इंटरेस्ट को नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसे इक्वल रेशियो में दोनों को बांट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ इस एग्जाम्पल से आपको पार्टनरशिप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लोज होता है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, क्या मेथड होती है, वह देखेंगे।